Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 4, climate. In today's session we will understand the terminology climate and weather separately. 5 parameters on the basis of which we can differentiate between weather and climate, and finally we'll study the factors affecting the climate of India. So let's begin with the chapter. Now, weather and climate both are used in the same context, but their meanings are slightly different. Now, weather is the condition of the atmosphere at a given point of time. इसका मतलब है हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो कंडीशन एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है उसको हम वेदर कहते हैं. अब मान के चलो कि आज सुबह बहुत प्लेजेंट वेदर है और दोपहर होते होते दोपहर तक या एकदम आप ये समझ लीजिए 11-12 बजे तक तो आपका जो वेदर है बहुत अच्छा है और एकदम से 12 बजे के बाद इतनी ज़बरदस्त धूप निकलती है कि वो छुपती है आपको गर्मी. तो इट इज़ अ फ्लक्चुएशन ऑफ वेदर कंडीशन विद इन अ डे. और फिर ऐसे ही एकदम से जब शाम होती है, शाम तक तो खूब तेज़ गर्मी पड़ती है और शाम होते ही एकदम अंधाधुंध बरसात शुरू हो जाती है. अगेन देयर इज़ अ फ्लक्चुएशन इन द वेदर कंडीशन ओनली विद इन अ डे. तो ये क्या है, वेदर मोमेंट्री होता है. एक पर्टिकुलर मोमेंट को हम जब डिटरमाइन करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उस समय की जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, हमारे एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन होती है उसको हम वेदर कहते हैं. और ये वेदर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं डे टू डे बेसिस पे. अब जब हम वेदर, हर दिन के वेदर को ऑब्ज़र्व करते हैं और उनको इकट्ठा करके सम अप करते हैं, समराइज़ करते हैं, तो हम लोग अपने पूरे ईयर को डिफरेंट सीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं. कैसे कर लेते हैं? जैसे कि मान लो कि मिड नवंबर से या नवंबर स्टार्ट हुआ, हम लोगों को लगा कि भाई हाँ सर्दियाँ आ गई हैं. ठीक है, कैसे थोड़ा सा हमारा एटमॉस्फेरिक जो है वेदर चेंज हो गया तो हम ठंड महसूस करने लगे. और उसके बाद में धीरे धीरे कभी आगे जैसे एट द एंड ऑफ द नवंबर ठंड बढ़ गई, देन दिसंबर और जनवरी बिल्कुल पीक पे रही. अगेन फरवरी में थोड़ी ठंड कम हुई, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द फरवरी तो हमें ठंड लग रही है और हम जो है वो विंटर सीज़न के अकॉर्डिंग ही अपने जो हैं आउटफिट्स में हैं और अपने रहन सहन, जो हमारा वे ऑफ लिविंग है वो उसी अकॉर्डिंग है. तो हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्ज़र्व कर रहे हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हमने 2-3-4 महीने के लिए हमने अपनी वेदर कंडीशंस को ऑब्ज़र्व किया और फिर देखा कि मार्च में तो गर्मी आ गई. तो अब ये जो 4 महीने थे, नवंबर टू फरवरी, हमने उनको समराइज़ किया, सम अप किया कि हाँ इन 4 महीनों की जो है वेदर कंडीशन जो थी, हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो थी, ये कैसी थी? ठंड से भरी हुई थी. यहाँ हमें ठंडक महसूस होती है और इस समय हमारा जो है ईटिंग हैबिट्स चेंज होते हैं, हमारे क्वालिटी ऑफ फूड चेंज हो जाता है, हमारे क्लोथिंग्स चेंज हो जाती हैं, तो हमारे रहने का स्टाइल चेंज हो जाता है. तो हमने उसको सारे को समराइज़ किया और फिर उसको एक सीज़न में कन्वर्ट कर दिया. तो इस तरीके से जो पूरा ईयर है हम उसको डिफरेंट सीजन्स में डिवाइड कर देते हैं. अब हमने ईयर में वैसे बेसिकली 4 सीजन्स है ना, समर, विंटर, रेनी एंड ऑटम. बट ये जो बीच में आता है हमारा स्प्रिंग और मॉनसून सीज़न, ये क्या है, 2 सीज़न जब चेंज होते हैं, मतलब एक सीज़न ख़त्म होता है दूसरा सीज़न स्टार्ट होता है, तो उस समय जो थोड़ा सा जो मार्जिनल रहता है टाइम पीरियड, उसके अकॉर्डिंग है ना, उसको हमने नाम दे दिया. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस we distribute the whole year into different seasons. अब जो हमारा वर्ल्ड है उसमें जो डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, इनके जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो वेदर के बेसिस पे नहीं डिफ्रेंशिएट की गई है, वो क्लाइमेट के बेसिस पे की गई है. और क्लाइमेट क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू क्लाइमेट. अब देखते हैं क्लाइमेट क्या चीज़ है. वेदर आपको समझ में आ गया.
अब हम क्लाइमेट देखते हैं. Climate is the sum total of weather conditions over a large area for a long period of time, 30 years or more. अब किसी पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेट है वो हम वहाँ की वेदर कंडीशंस को मिनिमम 30 इयर्स तक ऑब्ज़र्व करते हैं. फिर हर ईयर की वेदर कंडीशन का एवरेज निकालते हैं. जैसे फर्स्ट ईयर की वेदर कंडीशंस का एवरेज निकाल लिया, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड लाइकवाइज अप टू 30 इयर्स तक हमें वेदर कंडीशन ऑब्ज़र्व करनी है और उसका सम एवरेज निकालना है. और फिर उन वेदर कंडीशंस को का हमें सम टोटल निकालना होता है. और फिर हम ये देखते हैं कि किस टाइप की वेदर कंडीशन मैक्सिमम ईयर्स में रही. बेस्ड ऑन दैट ओनली वी यूज टू डिफाइन द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. अब NCERT बुक में जो ये ऑब्जर्वेशन पीरियड है वो मिनिमम 30 इयर्स का दिया हुआ है. और कई बार किसी एरिया के क्लाइमेट को डिफ़ाइन करने के लिए वहाँ की वेदर कंडीशंस को मोर देन 30 इयर्स तक भी ऑब्ज़र्व करना पड़ता है. अब बच्चों क्लाइमेट आपको शायद समझ में आया होगा. लेट्स हैव एग्जाम्पल्स. अब कोविड-19 की वजह से हम और आप घर में हैं. अदरवाइज़ हमने समर ब्रेक को समर वेकेशंस के रूप में प्लान कर लिया होता और डेफिनेटली कहीं ना कहीं हिल स्टेशन पे जाने के लिए हम लोग प्लान आउट कर चुके होते और जा भी चुके होते. शायद हम घूम के भी आ चुके होते. अब किसी जगह पर कोई हिल स्टेशन अगर हम प्लान करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं? वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, है ना. क्योंकि जब हम यहाँ से उस रीजन में जाएंगे तो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस चीज़ का होता है? वहाँ के क्लाइमेट का होता है. तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से रेडी होके जाते हैं, अपने साथ सामान उसी हिसाब से लेकर जाते हैं, है ना. अब जैसे शिमला है, उसका बेस्ट टाइम टू विज़िट है अक्टूबर टू फरवरी. या गोवा है, बेस्ट टाइम टू विज़िट जो नवंबर टू मार्च है. तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपनी वेकेशंस को प्लान करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं. उस पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रेडी होके जाते हैं. अब मान लो गोवा में आप लोग जाते हो कि जून जुलाई अगस्त में, तो वहाँ पे क्या होना है? सनबर्न ही होना है, बुरी तरीके से जल भुन के आना है. ठीक है. तो इसका जो बेस्ट टाइम पीरियड है वो हमने देख लिया है, नवंबर से मार्च तक का है. तो उसके अकॉर्डिंग हमने जाना है. अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें सूट नहीं करती तो हम उस पर्टिकुलर एरिया की प्लानिंग भी कैंसिल कर देते हैं. अब ऐसे ही इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कैसी हैं? इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट इज़ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. अब ये मॉनसून वर्ड कहाँ से आया है? मॉनसून वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, जिसका मतलब है सीज़न. और ये मौसम वर्ड हमें किसने दिया है? अरब ट्रेडर्स ने और नेविगेटर्स ने, जो कि हमारे इंडिया के लैंड पे इंडिया में आए थे. और उन्होंने यहाँ पे देखा कि कुछ तो डिफरेंट है और कंट्रीज़ के अगर हम कंपेयर करें तो. क्योंकि इंडिया में सीज़न के अकॉर्डिंग, जैसे गर्मी के बाद सर्दी आ रही है, सर्दी के बाद बरसात आ रही है, इस तरीके से जो है सीज़न चेंज हो रहे हैं. तो यहाँ पे कुछ तो डिफरेंट है. और वो क्या डिफरेंट है? तो उन्होंने अपना जो वेदर कंडीशंस को सम अप किया और उसके बाद में हमारे इंडिया के क्लाइमेट को एक नाम दे दिया कि यहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज़ ऑफ मॉनसून टाइप क्लाइमेट. ठीक है. ये जो हमारे इंडिया का मॉनसून क्लाइमेट है ये केवल इंडिया में ही नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व इन द पार्ट्स ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही है. अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ ऑल्सो एन एग्रीगेरियन कंट्री विच मीन्स एग्रीकल्चरल कंट्री. सो गुड एग्रीकल्चर हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद द मॉनसून. अब मॉनसून क्लाइमेट का हमारे लिए एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज क्या है? हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दैट वी आर स्टेइंग नेक्स्ट टू द ओशंस एंड सी, सो वी आर वेरी much prone to like floods, tsunami and other water disasters. Now monsoon refers to the seasonal reversal in wind direction during a year. अब इंडिया में क्या होता है? थ्रू आउट द ईयर
विंड्स की डायरेक्शन सीज़न टू सीज़न वेरी करती हैं, और ये डायरेक्शंस जैसे ही विंड की डायरेक्शन चेंज होती है तो सीज़न भी साथ में ही चेंज हो जाते हैं. सेम happens in the south and southeast Asia also. Now, to understand the climatic condition of a particular region, we must refer to these 5 parameters. अब आप क्लाइमेट की कंडीशन देख लो या वेदर की कंडीशन, दोनों को अगर हमें समझना है तो वी मस्ट रेफर टू दीज 5 पैरामीटर्स. और ये 5 पैरामीटर्स कौन से हैं? फर्स्ट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द रीजन, second amount of rainfall, third pressure condition, fourth is wind flow, and fifth is humidity. There are perceptible regional variations in the climatic condition. Perceptible means प्रत्यक्ष, जो प्रमाण रूप होता है ना, जो दिखाई देता है. तो अब इंडिया में मॉनसून क्लाइमेट होने के बावजूद, इंडिया पूरे इंडिया का ही क्लाइमेट है ना, जिसको हम कहते हैं कि मॉनसून क्लाइमेट है हमारे यहाँ. अब पूरे इंडिया का अगर क्लाइमेट एक जैसा है तो फिर हर रीजन में इतना वेरिएशन क्यों है? हर रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट क्यों है? टेम्परेचर वेरी करता है रीजन टू रीजन, रेनफॉल वेरी करती है रीजन टू रीजन, प्रेशर वेरी करता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट वेरीज. देन विंड फ्लो वेरी करती है, कहीं बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, कहीं बिल्कुल हवा चलती ही नहीं है, वहाँ लैक ऑफ दैट. कहीं ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं बिल्कुल नहीं है. तो वाई इट इज़ सो? इसको इफ़ेक्ट काफ़ी सारे फैक्टर करते हैं. पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ऐसा कौन कौन से रीजन्स हैं जिनको हम हाईलाइट करके समझ सकते हैं. अब जैसे समर सीज़न में हम देखते हैं कि राजस्थान स्टार्टेड बॉइलिंग बिकॉज टेम्परेचर हियर राइजेज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस. और वहीं हम कश्मीर में जो पहलगांव है, अगर समर सीज़न में वहाँ का टेम्परेचर देखें तो इट इज़ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस ओनली. ऐसी अगर विंटर नाइट्स का अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा कंपेयर करें, लाइक द्रास जो कश्मीर में है, वहाँ पे जो विंटर सीज़न में है टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है. और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तिरुवनंतपुरम में जो टेम्परेचर है वो विंटर नाइट्स में अप्रॉक्सीमेटली 22 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. देखो कितना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है ना. तो इंडिया जो है प्रीडोमिनेंटली एक मॉनसून लैंड है. तो यहाँ क्या है, रेनफॉल अगर हम सोचें तो रेनफॉल हम लगभग सारी जगह एक जैसी ही होनी चाहिए ना, बट ऐसा नहीं है. अगेन रेनफॉल वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, इट्स वेरी पल्सेटिंग, वेरी वेरिएबल. अब रेनफॉल का देखते हैं. अगर हम ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ इंडिया में मूव करते हैं तो जो रेनफॉल है ये डिक्रीज़ होता है. ईस्टर्न रीजन्स जो हैं उसमें मैक्सिमम रेनफॉल होता है, और जैसे वेस्टर्न रीजन में हम पहुंचते हैं टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया तो वहाँ पर मिनिमम रेनफॉल है. अब देखो प्रेसिपिटेशन की कई फॉर्म्स होती हैं. प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स हैं जैसे रेनफॉल है अपना, स्नोफॉल, स्लीट, हेल. तो अब जो अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयज़ हैं यहाँ पे प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होती है? स्नोफॉल में. क्या पूरे इंडिया में और कहीं स्नोफॉल हो रही है हिमालयज़ के अलावा? नहीं, कहीं स्नोफॉल नहीं देखने को मिलती है, सिर्फ ये हिमालय रीजन में ही मिलती है. सेम वे जो प्रेसिपिटेशन है देखो अब मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है. और लद्दाख जिसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं वहाँ पे हार्डली 10 सेंटीमीटर होती है. आप राजस्थान साइड देख लीजिए, वहाँ पे भी 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच में ही बारिश रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती. एक और रीजन है जैसे तमिलनाडु है. तमिलनाडु इट इज़ वेरी वेल नोन फॉर द विंटर रेन ओनली, क्योंकि जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, जब हवाएं वापस आ रही होती हैं तो पूरा तो अपना मॉइस्चर ये वहाँ नदर्न प्लेन साइड में ऊपर हिमालयज़ में बरसात करके आती हैं नॉर्थ साइड में. लेकिन जब वापस लौट के आ रही होती हैं तो ये बे ऑफ बंगाल से जो है मॉइस्चर लेती हैं, पानी लेती हैं, और जाके पूरी बारिश तमिलनाडु में करती हुई चलती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में. नेक्स्ट कम्स द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द कोस्टल रीजन एंड द मेन लैंड. अब कोस्टल रीजन्स पे आप देखो यहाँ मॉडरेट सा टेम्परेचर रहता है, वेयर एज मेन लैंड में क्या होता है,
कि आपको एक्सट्रीम विंटर, एक्सट्रीम समर, आपको रेनी सीज़न, मानसून, स्प्रिंग, ऑटम सारे सीज़न देखने को मिलते हैं और अच्छे तरीके से देखने को मिलते हैं, जबकि ये सब वेरिएशंस आपको कोस्टल रीजन में नहीं देखने को मिलता. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस विच इज़ नॉट दैट एक्सट्रीम. अब प्रेशर डिफरेंस क्या है? जो हमारी विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, दे मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन. ये चीज़ आपने ध्यान रखना है. तो अब आपने छोटी क्लासेस में लाइक 6th-7th में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज तो पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, है ना. तो इसी की वजह से जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हैं, इन्हीं की वजह से यहाँ का क्लाइमेट जो है मॉडरेट रहता है कोस्टल रीजन्स का. और जबकि मेन लैंड में क्या है, हमें हर सीज़न बहुत अच्छे से पता चलता है. गर्मी होती है तो बहुत गर्मी महसूस होती है, विंटर होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है, एंड सो ऑन. तो इस वेदर कंडीशन को, इस कंडीशन को जहाँ पे हम हर सीज़न को अच्छे से महसूस कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी. अब हमने ये देखा है कि इंडिया का मॉनसून क्लाइमेट होने के बावजूद भी इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस हैं. टेम्परेचर का भी वेरिएशन है, रेनफॉल का भी वेरिएशन है, आपका प्रेशर डिफरेंस भी है, विंड फ्लो में भी काफ़ी वेरिएशन है, और ह्यूमिडिटी में भी काफ़ी वेरिएशन है. तो अब इतने वेरिएशन से क्या होता है, हम लोगों पे भी पीपल जो हैं क्या फेस करते हैं. बिकॉज़ काफ़ी इतना सारा वेरिएशन होने के बाद हम लोगों पे एक असर तो ज़रूर पड़ता है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें भी वैरायटी आ जाती है. ठीक है. अब वैरायटी कैसे आती है? सीज़न के अकॉर्डिंग हमारे खाना होता है, सीज़न के अकॉर्डिंग हमारी क्लोथिंग होती है, सीज़न के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपने जो है रहने का स्टाइल चेंज करते चले जाते हैं. और इतनी वेरिएशंस की वजह से ही, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल का जो ये वेरिएशन हम देखने को मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग रीजन टू रीजन हमारे घर भी वेरी करते हैं, घर के स्ट्रक्चर भी वेरी करते हैं. तो इन डिफरेंसेस को हम कहते हैं ज्योग्राफिकल वेरिएशंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट, or you can say the controls of climate. In this the first factor is latitude. अब latitude क्या होते हैं? Just recall, जब हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था तब हमने उसमें latitudes पढ़े थे. latitudes क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टली जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, उनको हम उसको कैसे याद कर रहे थे? लेटी हुई लाइनें, है ना. तो दीज आर द latitudes. लोअर लैटिट्यूड्स पे क्या होता है, ज़्यादा सनरेज पड़ती हैं क्योंकि वो इक्वेटर के पास हैं. अब आप इस इमेज से देख सकते हो, जो सन है उसकी डायरेक्ट जो सनरेज पड़ रही हैं वो इक्वेटर पे हैं, और धीरे धीरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी धीरे धीरे ऊपर तक पोल तक, नॉर्थ पोल तक जाते जाते स्लैंटिंग होती चली जा रही हैं, और ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल तक पहुँचते पहुँचते जो सनरेज हैं वो स्लैंटिंग हो रही हैं. यानी कि मैक्सिमम जो स्ट्रेट रेज हैं, जो ज़्यादा गर्मी वाली इनकी सूरज की किरणें हैं, वो कहाँ पड़ रही हैं? इक्वेटर पे. यानी कि जो इक्वेटोरियल जोन है या टॉरड जोन है वो सबसे ज़्यादा गर्म है. अब इसका रीज़न क्या है? द ओनली रीज़न इज़ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. अब ये जो रेड लाइन से मैंने शो किया है ना, रेड इंक से, दिस शोज़ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. सो ड्यू टू दिस कर्वेचर the amount of solar energy received varies according to latitudes. ये आपको बात समझ में आ गई? इस हमारी धरती का जो ये कर्व है ना, कर्वेचर की वजह से ही जो सन रेज पड़ती हैं हमारी धरती पे, वो डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे डिफरेंट इंटेंसिटी की होती हैं. मतलब जो इक्वेटर पे पड़ रही हैं वो ज़्यादा गर्म है क्योंकि वो स्ट्रेट पड़ रही हैं, और जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ रही हैं तो वो स्लैंटिंग होती चली जा रही हैं, तो उसमें क्या है, ज़्यादा गर्माहट नहीं रहती. अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वेल एज डिक्रीजेज ऑन द अर्थ सरफेस. अब अर्थ सरफेस पे क्या है, इन्हीं लैटिट्यूड्स की वजह से 3 डिफरेंट जोन में डिवाइडेड है हमारा अर्थ सरफेस. अब वो कैसे डिवाइडेड है वो दिखाती हूँ मैं आपको.
नाउ लुक एट दिस इमेज केयरफुली. ये जो ऊपर वाली इमेज है, दिस इज द इमेज दैट शोज द इक्वेटोरियल रीजन्स. फर्स्ट रीजन कहाँ से कहाँ तक है. देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वहाँ से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये पूरा जोन जो है, ये पूरा रीजन जो है, इसको हम ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं, या हम इसको टॉरेड जोन भी कहते हैं. एज वी गो फर्दर अवे वी हैव द टेम्परेट जोन, और यू कैन से टेम्परेट रीजन. अब ये टेम्परेट रीजन किस और किस एरिया के बीच का है? It is the area that lies between Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere, and the area that lies between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere. तो ये जो जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक का और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक का, ये जोन आपका टॉरेड टेम्परेट जोन है. और इस टेम्परेट जोन पे जो क्लाइमेट होता है, इट इज़ वेरी प्लेजेंट. दैट इज़ वाई वी फाइंड मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड लोकेटेड एट टेम्परेट रीजन ओनली. नाउ एज वी गो इवन फर्दर, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. अब हमने टेम्परेट जोन के आगे देखना है. टेम्परेट जोन था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल तक. अब आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक का जो रीजन है, उसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन. ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर सदर्न पोल तक, साउथ पोल तक का जो रीजन है, उसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन. तो अब आपको ये तीनों जोन समझ में आ गए होंगे कि टॉरेड जोन में टेम्परेचर कैसा है. बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम टॉरेड जोन है, या आप ट्रॉपिकल जोन भी कह सकते हैं. फिर टेम्परेट जोन में जो क्लाइमेट रहता है, यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है, ये मॉडरेट सा रहता है. इस वजह से यहाँ पे इस रीजन को हम टेम्परेट जोन कहते हैं. यहाँ का क्लाइमेट बहुत प्लीजेंट रहता है. उसके बाद में पोलर रीजन की तरफ देखते हैं, तो हमारा लास्ट रीजन है फ्रिजिड जोन. यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है. ठीक है, तो अब देखो डिफरेंस कितना है. पोलर रीजन में तो आपकी पेंगुइन्स बोल रही हैं, ठीक है, एंटार्क्टिक साइड में, और ऐसे आपका इसमें हो सकता है क्या, टॉरेड जोन में या आपके ट्रॉपिकल जोन में? नहीं, है ना. So these all are the latitudinal changes that affects the climate of the place. Now next factor is the altitude. Altitude क्या चीज़ है? मतलब ऊंचाई, है ना. ऊंचाई बढ़ती, जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो ऊंचाई बढ़ती चली जाती है ना, ऐसे. अब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है विद द इंक्रीज़ इन द हाइट. जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर वहाँ का कम होता चला जाता है. मतलब गर्मी कम हो जाती है और ठंडक बढ़ने लगती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर जो है वो कंपैरेटिवली कम डेंस है. मतलब वहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू द प्लेन रीजन. जहाँ से हम चलना शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे जो एयर है वो ज़्यादा डेंसर है एज़ कम्पेयर टू द हायर एल्टीट्यूड. ये मैंने कुछ एयर मॉलिक्यूल्स की पिक्चर बनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती है. देखो, जब ये हम ग्राउंड पे थे तो जो ये मॉलिक्यूल्स थे, एयर मॉलिक्यूल्स थे, वो कैसे टाइटली पैक्ड है, यानी कि एयर जो है इट इज़ वेरी डेंस. और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है, एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो खुलते चले जा रहे हैं, उनमें वैक्यूम बनता चला जा रहा है, तो एयर इज़ लेस डेंस. यहाँ लेस कंसंट्रेशन है, और जहाँ से हम शुरू करते हैं ऊपर चढ़ना, तो वहाँ पे मोर कंसंट्रेशन रहती है. और यही रीज़न है कि जब हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो हमें वहाँ ठंडक महसूस होती है. वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, क्योंकि हमारा जो हाइट है, ऑल्टीट्यूड है, वो हम ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, ज़्यादा हाइट पे आ चुके होते हैं, और वहाँ पे टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाता है और एयर डेंसिटी भी लेस होती है. नेक्स्ट फैक्टर इज़ प्रेशर एंड विंड. It depends on latitudes and the altitudes, which we have studied right now.
It also influences temperature and rain. अब इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान करने वाली ये बात है कि जो विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव होती है. इसका एक एग्जांपल आप अपने घर में प्रैक्टिकल करके देख लेना. जिस रूम में आपका एसी लगा हुआ है, एसी ऑन करके उस रूम का डोर ओपन कर देना. थोड़ी देर बाद आप देखोगे ऐसा नहीं होगा कि बाहर के एरिया की गर्माहट आपके रूम में भर रही है. क्या होगा, आपके रूम की जो ठंडक है वो बाहर आ रही है कमरे की. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बाहर का एरिया है वहाँ पर लो प्रेशर है और जो आपका रूम है जहाँ एसी ऑन है, एसी की वजह से वहाँ क्या हो गया, हाई प्रेशर जोन बन गया. तो जो हवा है वो कहाँ से कहाँ को चल रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब आपके ठंडे रूम से बाहर की तरफ को आएगी वो हवा. अब इस फैक्टर में हम प्रेशर से ये समझते हैं कि हाई प्रेशर या लो प्रेशर सिस्टम. समझ में आ गया जो मैंने अभी आपको समझाया है. अब एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स पुशिंग ऑन एन एरिया. Always remember that air moves from high pressure area to low pressure area. Now the land mass gets heated faster than the water bodies, and due to this, low pressure zone is created at the land surface, which attracts the cool air molecules from the sea or the oceans and hence causes rainfall and changes in temperature. अब जो आपका एसी का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, सेम आप उसी एग्जांपल को लैंड और ओशन से भी कनेक्ट कर सकते हो. जो लैंड एरिया है ये जो है बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द वाटर बॉडी, चाहे वो ओशन है चाहे वो सी है. अब अगर लैंड एरिया गर्म हो गया तो एयर कहाँ से कहाँ को मूव करेगी, ओशन से लैंड एरिया की तरफ को मूव करेगी, है ना. तो वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि लैंड एरिया में क्या है, लो प्रेशर है और ओशंस में हाई प्रेशर है. तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच ये जो हवा है वो मूव करेगी आपका ओशन से लैंड की तरफ और उससे क्या होगा, वेरिएशन कॉज होगा. किस में वेरिएशन होगा, चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा और रेनफॉल भी होगी. ठीक है. फोर्थ फैक्टर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी. And as the distance increases, temperature also increases, which results in the extreme weather condition. Fifth factor is the oceans and the currents. Now, ocean currents is the continuous movement of water from one place to other. Ocean currents are generally created by winds, water temperature, salt content, एंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून. ये जो चार मैंने फैक्टर्स आपको बताए हैं जिसकी वजह से ओशन करंट्स क्रिएट होते हैं, ये हम पढ़ेंगे जब हम मॉनसून पढ़ेंगे ना उस समय. ठीक है, उसको अच्छे से डीपली तब वहाँ स्टडी करेंगे. जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स, वार्म करंट्स एंड द कोल्ड करंट्स. अब ये जो आपके सामने स्लाइड पे जो इमेज है इसे आप ध्यान से देखो. इक्वेटोरियल रीजन में देखो मैक्सिमम रेड एरोज मूव कर रहे हैं और पोलर रीजन में मैक्सिमम ब्लू एरोज मूव कर रहे हैं. तो रेड एरोज शोज द वार्म करंट्स वेयर एज द ब्लू एरोज आर इंडिकेटिंग द कोल्ड करंट्स. और आप ये भी नोटिस कर रहे होगे कि जो मैक्सिमम जो वार्म करंट्स हैं दे आर नियर द इक्वेटोरियल रीजन ओनली. That's where only the sun rays falls directly and are found in abundance. Now let's understand the ocean currents through a short video. So listen and see this video clip very carefully. The type of movement that takes place in the oceans is known as an ocean current. Streams of water move along the surface of the ocean in definite paths. Such more or less permanent streams of water which flows in a definite direction from one part of the ocean to the other are called ocean currents. Ocean currents can be thousands of kilometers in length and sometimes about 200 kilometers wide.
Currents that originate near the equator and flow towards the poles are called warm currents, and those which originate in the high altitudes and flow towards the equator are called cold currents. Ocean currents are generally named after the regions along which they flow. The warm ocean current flowing along the Brazilian coast is called the Brazilian current, and the cold current flowing along the Labrador coast is known as the Labrador current. Ocean currents are powered by the wind system of the world. The wind systems of the world force the surface water of the oceans to move in a particular direction. A surface current of warm and light water flows from the equatorial region towards the polar region, and a cold current flows from the cold polar regions to the warm equatorial region. The prevailing winds lend speed and direction to a mass of water. Ocean currents in the northern hemisphere deflect to the right of the wind direction, and currents in the southern hemisphere deflect to the left. Therefore, there is a clockwise circulation of water in the northern hemisphere and an anti-clockwise circulation in the southern hemisphere. This is a Coriolis effect caused due to the rotation of the earth. अब ये जो वार्म और कोल्ड करंट्स हैं, ये दोनों टाइप के करंट्स ही लोकल लैंड मास की लोकल विंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन पे इफ़ेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन उस पर्टिकुलर रीजन की चेंज होती हैं. लाइक विद द वार्म करंट्स, द लैंड मास फेसेस warm and humid climate. Now the last factor, that is the sixth factor which influences the climate, is the relief feature. And relief features are the typical high and the low land areas like mountains, plateaus, plains, etc. हमने अपना सेकेंड चैप्टर पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. ये वही रिलीफ फीचर्स हैं, उसमें हमने सारे रिलीफ फीचर्स अच्छे से स्टडी किए थे. ठीक है, तो जितने भी रिलीफ फीचर्स हैं अपने इंडिया के, वो सभी क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं. अब जैसे बहुत ऊंचे माउंटेन्स हैं, जितने भी पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, वो हमारे लिए एक बैरियर की तरह काम करते हैं ना. वो हमें हॉट विंड से भी बचाते हैं और कोल्ड विंड से भी बचाते हैं. अब जैसे ये मैंने आपके सामने स्लाइड में हिमालयन माउंटेन्स की इमेज प्रेजेंट की हुई है. अब इसमें क्या है कि मॉनसून विंड्स क्रॉस नहीं करते, और उस साइड से आर्कटिक रीजन से जो कोल्ड वेव्स हैं, चिली कोल्ड वेव्स, वो इधर इस तरफ हमारे इंडिया में अंदर एंटर नहीं कर पाती. तो ये हमें कोल्ड वेव्स से भी बचा रहे हैं. ठीक है, और जो हमारी मॉनसून विंड्स होती हैं, वो इन्हीं हिमालयन माउंटेन से टकरा कर क्या करती हैं, यहीं रेनफॉल कर देती हैं इंडिया में ही. तो इंडिया को वो क्रॉस नहीं करती. मतलब ऐसा नहीं है कि सारी जो रेन बेरिंग विंड्स होती हैं, वो इंडिया क्रॉस करके दूसरी जगह पर बरसात नहीं करती हैं. वो हमारे इन माउंटेन्स की वजह से हमारे इंडिया में ही बारिश हो जाती है, जिसकी हम एडवांटेज लेते हैं. हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है जिसकी वजह से. ठीक है, अब आप इस इमेज में ध्यान से देखिए इमेज को. इसमें क्या है कि विंड्स की डायरेक्शन देखिए. जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं वो माउंटेन से टकरा रही हैं, माउंटेन को क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो उसमें क्या है, मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं, तो उसमें मॉइस्चर है काफ़ी. तो वो इस माउंटेन से टकरा कर यहीं पे प्रेसिपिटेशन कर देती हैं विंडवर्ड साइड में. और जब वो लीवर्ड साइड में जाती हैं तब उसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, उसका बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं और गर्म हो जाती हैं. इस तरफ का एरिया कूल रहेगा विंडवर्ड साइड का, और जो लीवर्ड साइड के एरिया है वो ड्राई एयर रहेगी, वार्म रहेगी. और इस साइड को हम रेन शेडो डेजर्ट भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि क्या हुआ है, दूसरी तरफ तो रेन हो गई है और इस तरफ बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ सूखा पड़ गया. तो इस तरीके से जो ये माउंटेन्स है, दे एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर अस. द सेम थिंग
हैपन्स विद द हिमालय। हिमालय के साथ क्या होता है कि जब हमारे यहाँ से मानसून विंड्स जो है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जाती हैं, जो कि पूरा अच्छे से मॉइस्चर भर के लेके जाती हैं अपने साथ, वो वहाँ जाके हिमालय से टकरा जाती हैं नदन साइड में। तो वहाँ क्या होता है, सारा प्रेसिपिटेशन वहीं रहता है। अगर फर्दर उसके आगे हिमालयस क्रॉस करती भी हैं तो वो ड्राई रहती हैं, बिल्कुल सूख जाती हैं, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहता। और फिर इसी तरीके से जब वो वापस आती हैं खाली, तो बे ऑफ बंगाल से पानी अगेन दे कैरी द मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, और फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसी जगहों पर वो अगेन फिर वहीं टकराती हैं और वहाँ प्रेसिपिटेशन कर देती हैं। तो जो विंडवर्ड साइड का एरिया होता है वो हमेशा कूल एरिया होता है, फुल ऑफ वाटर होता है, और एडवांटेजेस उसके बहुत सारे हैं। और लेकिन जो लीवर्ड साइड एरिया होता है वो ड्राई एयर वहाँ पहुँचने की वजह से वहाँ डेजर्ट बन जाता है एक तरीके से। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव any doubt, any query, feel free to ask any day, any time. So till next class, keep learning, keep revising.